हाय एवरीवन। तो आज डिस्कस करेंगे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को। और इसको इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका जो भाव है अभी 5200 के लेवल्स में एक ऑल टाइम हाई बनाया था, और हाई बनाने के बाद में स्टॉक प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट काफी नीचे आ गया, 4400 के लेवल पे आ गया है। और यहाँ से भी इसमें उम्मीद है कि थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर आप इसके मूविंग एवरेजेस देखेंगे तो उसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज अभी ब्रेक कर दिया है। और जब 200 डे मूविंग एवरेज कोई स्टॉक ब्रेक करता है तो उसका क्लियर मीनिंग ये होता है कि स्टॉक में काफी वीकनेस है, उसके प्राइस में काफी वीकनेस है अभी, और स्टॉक यहाँ से नीचे आ सकता है। तो बेसिकली कंपनी के फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कोर्स कंपनी के स्ट्रांग है, काफी पुरानी कंपनी है, 1 लाख मार्केट कैप से ज्यादा की कंपनी है। कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, इनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इसमें एंटर होने के लिए। प्लस इसमें आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो। स्विंग ट्रेड से मतलब ये होता है बाय लो सेल हाई, आपने नीचे खरीदा और ऊपर बेच दिया। क्योंकि मुझे काफी क्वेश्चंस आते हैं स्विंग ट्रेड के बारे में भी बताओ। बट स्विंग ट्रेड से बेनिफिट ये है, आप नीचे खरीदो ऊपर बेचो और आप शॉर्ट टर्म में ठीक ठाक पैसे बना लेते हो। आप उसको कहीं और फिर दोबारा से इन्वेस्ट कर सकते हो किसी और स्टॉक में। लेकिन ये वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है आपको। आप बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर इसमें डिस्कस करें एक बार, तभी कोई डिसीजन लें। क्योंकि देखो, पैसे आपके हैं, रिस्क आपका है, तो आपको वो भी समझना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते जो जैसे मैंने आपको बताया, स्टॉक नीचे आ गया है। और अभी कंपनी के फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है, 1 लाख करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक पीई 50 का है, ऑल टाइम लो पीई है। अगर मैं आपको उसका 1 ईयर का पीई दिखाऊं तो 1 ईयर का पीई अगर आप देखेंगे तो ये ऑल टाइम लो पे चल रहा है अपने। तो पीई के हिसाब से 1 ईयर के हिसाब से ये भी अंडर वैल्यूड है। लेकिन अगर 3 साल के हिसाब से देखेंगे तो भी ये अपने मीडियन पीई से नीचे आ चुका है, 50 पॉइंट्स पर है। और ऑफ कोर्स ये ऊपर ही ट्रेड करता है, लगभग 60 के ऊपर। कहीं ना कहीं स्टॉक में जो गिरावट है वो उसको अंडर वैल्यूड कर रही है अभी, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर के अंदर जो दूसरी कंपनी है, जैसे आप नेस्ले जो कॉम्पिटिटर है, उसका पीई 77 है और इंडस्ट्री पीई 64 के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत सॉलिड है, 66% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 48.8% का है। प्लेज परसेंटेज 0 है, मैनेजमेंट ने कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ। डेट टू इक्विटी 0.85 है, कंपनी के ऊपर थोड़ी बहुत डेट है, वो हम आगे देखते हैं। और बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप क्लियरली देख सकते हैं इनका जो एनुअल रिजल्ट है वो हर बार कंपनी लास्ट ईयर से बेटर ही करती है। ठीक है, मार्जिनली बेटर करती है। आप देखेंगे अगर यहाँ पे 11%, फिर 4%, 13%, 7, मतलब ये कंपाउंडर स्टॉक है। स्टॉक प्राइस बेशक नीचे ऊपर जा रहा हो, लेकिन जो कंपनी की रेवेन्यूज है वो ऊपर जा रहे हैं। प्लस कंपनी के प्रॉफिट्स तो बहुत ही सॉलिड ऊपर जाते हैं, क्योंकि जिस परसेंटेज से रेवेन्यू जा रहा है उससे ज्यादा परसेंटेज से इनके प्रॉफिट्स ऊपर जाते हैं। इनके ईपीएस ग्रोथ बहुत अच्छी है। कंपनी का फोकस अपने मार्जिन को इंप्रूव करने में रहता है, प्लस नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करने में। काफी अग्रेसिव है इनका मैनेजमेंट, इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल मैंने पढ़ी है, बहुत अग्रेसिव मैनेजमेंट है, बहुत स्मार्ट है। तभी वो लीडर भी है मार्केट के अंदर इस सेगमेंट में। अगर बैलेंस शीट में नजर डालेंगे, कंपनी के पास हेल्दी रिजर्व है 3510 करोड़ के। और बोरिंग्स देखेंगे तो 2997 करोड़ की बोरिंग्स है, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग 1552 करोड़ है, जो कि ऑलमोस्ट डबल हो गई है लास्ट ईयर में। और कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, उसकी बोरिंग्स होंगी। शॉर्ट टर्म में जो बोरिंग्स है 1429 है, वो इनके ट्रेड पेबल्स हैं। तो वो कंपनी अपनी इन्वेंट्री निकालेगी तो फिर उसके बाद वो वहां से क्लियर आउट हो जाएगी कैश रिसीव होते ही। फिक्स एसेट्स कंपनी के आप देख ही रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 2655 करोड़ के हो गए लास्ट ईयर से बढ़ करके, बिकॉज इनके नए प्लांट स्टार्ट हुए हैं। कैश एंड वर्किंग कैपिटल में लास्ट ईयर 105 करोड़ था। इस साल भी कंपनी काफी हेल्दी कैपेक्स करेगी, मतलब अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए खर्चा करेगी। वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इन्वेस्टमेंट सॉलिड है 3300 करोड़ की, तो बैलेंस शीट बहुत मजबूत है कंपनी की। इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के अंदर मैनेजमेंट का स्टेक जो है बिल्कुल स्टैग्नेंट है, मैनेजमेंट अपना स्टेक सेल नहीं कर रहा है, 50.55% पे है। एफआईडीआई की बहुत सॉलिड कन्विक्शन है। एफआईडीआई ने जो है काफी अच्छी इसमें इन्वेस्टमेंट करी है, 21% एफआईआई है और डीआईआई में 12%। तो नेट नेट 34% का स्टेक इनके पास है। पब्लिक के पास 15.69 है। तो वीक हैंड्स के पास स्टेक कम है और स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास स्टेक बहुत ज्यादा है, विच इज अ गुड थिंग। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखो फाइनेंशियल्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं, लेकिन कंपनी आगे क्या ग्रोथ करेगी? 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी आगे ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी? तो देखते हैं। इनकी जो आप ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं ये ब्रिटानिया है, और ये जो पिंक लाइन देख रहे हैं ये इनका लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर है, और ये जो पर्पल लाइन है ये थर्ड सेकंड लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर है। ठीक है, और अगर आप इनका गैप देखेंगे तो ये देखिए, पहले जो कॉम्पिटिटर था वो ऊपर था ऑलमोस्ट आज से 10 साल पहले, और अभी आज की डेट में ब्रिटानिया के और इसके बीच का गैप देख रहे हो कितना ज्यादा हो गया है। तो दिस क्लियरली शोज कि ब्रिटानिया जो है मार्केट शेयर कैप्चर करता जा रहा है, और जो सेकंड लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर है वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट चल रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। लेकिन जो इनका लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर है, ये पिंक लाइन जो शो कर रही है, उसमें काफी ज्यादा गैप इसमें बनता हुआ दिख रहा है। दिस मीन्स ब्रिटानिया की जो पोजीशन है मार्केट में काफी स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, इस बार का जो इनका क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें 9% की ग्रोथ इन्होंने करी है। प्रॉफिट 37% से ग्रो किया है, जो कि बहुत सॉलिड ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, इनकी लीडरशिप पोजीशन है मार्केट में। और जैसे हमें पता ही है कंपनी बिस्किट्स बनाती है, बेकरी बनाती है, यहाँ लिखा हुआ है देखो, इनोवेशन टू फ्यूल नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ। क्योंकि नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ कंपनी कैसे करेगी? जब नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगी। इन्होंने अभी ये
कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जिसमें है जिम जैम पॉप्स, मल्टीग्रेन रस्क, 50-50 गोलमाल का बिस्किट है ये। ठीक है, रिच मिल्क शेक जो कि विंकिंग काउ के नाम से इन्होंने लॉन्च किया है, और एक है विंकिंग काउ पेट बॉटल्स टू अपग्रेड कंज्यूमर एक्सपीरियंस, इन्होंने ये भी लॉन्च किया है। और ब्रिटानिया कोकोनट वाटर जो कि कोकोनट अलाइव के नाम से आया है, या कम अलाइव के नाम से। कंपनी इस स्टेज में आकर के भी बहुत अग्रेसिवली नए नए प्रोडक्ट इनोवेट कर रही है और उनको मार्केट में लॉन्च कर रही है। और ये इनका इंटरनेशनल बिजनेस है, बेसिकली आप देख सकते हैं जो इनके बिजनेस ग्रो कर रहा है। मिडिल ईस्ट में इनकी हाई डबल डिजिट ग्रोथ है, अमेरिका में इनकी अच्छी ग्रोथ है डबल डिजिट की, नेपाल में इनकी डबल डिजिट ग्रोथ है, इजिप्ट में डबल डिजिट ग्रोथ है। तो ये सभी इंटरनेशनल बिजनेस में इनकी ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है। प्लस इन्होंने ये चीज लॉन्च किया है, कंपनी इसको लेके भी काफी अग्रेसिव है। एंड मैनेजमेंट का ये मानना है कि ये बिजनेस कंपनी यहाँ से ग्रो करेगी। जो लाफिंग काउ के नाम से उन्होंने चीज लॉन्च किया है, उसमें ये बिजनेस आगे ग्रोथ डबल डिजिट करने की पूरी इनकी कोशिश है। साथ साथ इनके बेकरी प्रोडक्ट्स भी मार्केट में अच्छा कर रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इनकी दो फैक्ट्रीज स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, कंपनी ने दो फैक्ट्री जो है सेटअप करी है, एक बाराबंकी उत्तर प्रदेश में जो कि स्केल अप होगी Q1 23-24 के अंदर, जिसमें 5 प्रोडक्ट लाइंस हैं। और ये जो प्रोडक्ट लाइंस हैं इनकी स्टार्ट हो जाएगी इसी साल में। और जो दूसरी वाली है ये तमिलनाडु में है, इसमें भी 5 प्रोडक्ट लाइंस कंपनी ने ऐड करी हैं और ये भी स्टार्ट हो जाएगी इसी साल में। तो दो बड़ी बड़ी इन्होंने फैक्ट्रीज के अंदर स्केलिंग अप करा है, कैपेक्स किया है, तो डेफिनेटली इसका रेवेन्यू भी आपको देखने को मिलेगा आने वाले क्वार्टर्स में। और अब कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल डिस्कस करते हैं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर। ये अगस्त 7 की कॉन कॉल है, और कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वरुण बेरी, इन्होंने काफी आंसर्स किए हैं इसके अंदर, तो जिसमें इन्होंने कंपनी की ग्रोथ के बारे में बताया, ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन के बारे में बताया। इन्फ्लेशन डेफिनेटली कंपनी के रॉ मटेरियल्स पे हिट करता है। जैसे हमने मिसेस बेक्टर्स को डिस्कस किया था, उसमें रॉ मटेरियल मेजरली क्या होता है, मैदा होता है, और जो गेहूं यूज करते हैं, प्लस जो शुगर आती है, बाकी के और पैकेजिंग मटेरियल। तो उसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट में इंपैक्ट तो आता है, लेकिन बीइंग अ मार्केट लीडर ब्रिटानिया प्राइस सेट करता है, और ब्रिटानिया प्राइस बहुत स्मार्टली सेट करता है। इन्होंने यहाँ बताया किस तरीके से लोग करते हैं। ये मार्केट को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, जहां इनको जरूरत लगती है वहीं पे ये प्राइस को इंक्रीज करते हैं, जहां लगता है कंपटीशन है लोकल वेंडर्स के साथ, वहां पे इंक्रीज नहीं करते हैं, वहां ये स्मार्टली उल्टा कम भी करते हैं या फिर डिस्काउंट भी देते हैं कस्टमर को। और डिस्काउंट देने का तरीका वही है कि एक्स्ट्रा थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा दो और उसमें लिख दो 50% एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा, तो वैसे करके करते हैं ये। और जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको नोट करनी है वो है, कंपनी ने अपना एडवर्टाइजिंग जो सेल्स प्रमोशन है, जो बजट है, उसको इंक्रीज किया है, अपना खर्चा बढ़ाया है मार्केट के अंदर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है जहां पे अगर आप एडवर्टीजमेंट करना बंद कर दोगे ना, तो कस्टमर भूल जाता है, क्योंकि नया ब्रांड आकर के अपनी जगह बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल आप मिसेस बेक्टर को ही ले लो, उनके जो प्रोडक्ट्स है क्रेमिका के नाम से, अगर वो एडवर्टीजमेंट अग्रेसिव करते हैं, कस्टमर वो ले लेता है। तो इसलिए एडवर्टीजमेंट जो है मार्केट में चलता रहना चाहिए, ताकि सबका जो एक मार्केट शेयर है वो बना रहे। एंड ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इनका जो FY 24 का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो एक बजट है वो 400 to 450 करोड़ है। मतलब कंपनी ने जो जो नई दो फैक्ट्री लगाई है, जो मैंने आपको दिखाई है अभी, यूपी बाराबंकी प्लस एक तमिलनाडु के अंदर, जो उन्होंने अपनी यूनिट्स को स्केल अप किया है, उसके अलावा इस साल ये 400 साढ़े 400 करोड़ और खर्च करेंगे। किस चीज के ऊपर ये खर्च करेंगे? राजनगांव ये जगह है, यहाँ पर ये डेयरी रिलेटेड अपनी फैक्ट्री एक इंक्रीज करेंगे, प्लस बिहार में ये एक फैक्ट्री डालेंगे, और उड़ीसा में एक्सपेंशन करेंगे। तो ये 3 सिटीज के अंदर ये भी और एक्सपेंशन करेंगे। तो नेट नेट कंपनी काफी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है अपने बिजनेस को, ये चीज यहाँ पे नोट करने वाली है। प्लस कंपनी इनोवेशंस कर रही है अपने प्रोडक्ट के अंदर, प्लस कंपनी प्राइसिंग जो है बहुत स्मार्टली अप एंड डाउन करती है। इन्फ्लेशन पास ऑन करने में बहुत स्मार्ट है ये कंपनी, क्योंकि इनकी मार्केट लीडरशिप पोजीशन है, जैसे मैंने आपको दिखाई दिया। मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग है यहाँ पर, और पैसा उसी कंपनी में लगानी चाहिए जहां पे मैनेजमेंट स्ट्रांग हो। अब बात करते हैं इनके प्राइस की, चार्ट की। तो चार्ट में देखो, देखने वाली चीज यही है कि प्राइस जो है 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके आया, यहाँ पे वीक है। देखो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आपका व्यू है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ से भी अगर ये प्राइस ऊपर जाएगा तो लगभग लगभग 20% की ग्रोथ आपको यहीं मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप स्टैगर्डली बाय करो। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 10 शेयर लेने हैं, 10 स्टॉक आपको बाय करना है, तो आप 5 यहाँ ले लो। थोड़ा सा भाव और नीचे आएगा फिर आप ले लेना, क्योंकि ये सपोर्ट यहाँ दिखता है मुझे कहीं ना कहीं। इसका जो नेक्स्ट लेवल है ना, यहाँ से अगर प्राइस गिरता हुआ आएगा तो कहीं आके यहाँ स्टेबल होना चाहिए 4200 के लेवल पे आकर के, 4250 4300 के आसपास कहीं सपोर्ट लेगा ये स्टॉक, क्योंकि यहाँ से जब ब्रेक किया तो वीकनेस तो है ही स्टॉक प्राइस के अंदर। तो आप इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशंस भी बना सकते हैं, अगर आपको एक स्टेबल कंपनी चाहिए जो कि कंपाउंडर है। कंपाउंडर इसलिए कहता हूं मैं, अगर आप इसका पीछे का ट्रैक देखेंगे तो बहुत सॉलिड है, जिस तरीके से कंपनी ने पैसा बनाया। आप देखिए यहाँ पर, ये मैं आपको अगर 10 साल पीछे दिखाऊं, फॉर एग्जांपल अब यहाँ से ले लो 2014 से, ठीक है। तो 2014 में जो उसका प्राइस था 427 था, उसके बाद में ऑलमोस्ट जुलाई के अंदर 2015 के अंदर 1699। तो कितना टाइम्स हो गया? ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स ये स्टॉक प्राइस हो गया यहाँ से। फिर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ नीचे, इसने मौका दिया लोगों को यहाँ कंसोलिडेट करने का, और फिर ये 1400 के लेवल से ऑलमोस्ट कहाँ पहुंचा आप देख सकते हो। कहाँ है 1400? दिसंबर 16 में, और अभी है सितंबर 18। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 साल के अंदर जो प्राइस यहाँ 1300 का था, वो यहाँ पे 3400, मतलब 3 टाइम्स हो गया।
और फिर इसने दोबारा यहाँ कहीं मौका दिया लोगों को 2021 के भाव में, और फिर ये स्टॉक ऊपर आके 4000 का हो गया कितने साल में, ऑलमोस्ट विद इन 6-7 मंथ्स में, क्योंकि कोविड था, कोविड में सभी कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद में लास्ट ईयर काफी डिफिकल्ट रहा इनके लिए, पूरा एक साल जो हमारा इन्फ्लेशन का था, जिसमें हाई इंटरेस्ट रेट, 3000 का भाव, स्टॉक पहुंचा 5000, और अभी वापस से 4400 पे आ रहा है। थोड़ा सा और नीचे आएगा तो आपके पास एक अच्छा मौका है। आप चाहें तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदें, शॉर्ट टर्म के लिए खरीदें, वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बता ही देगा आपको अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली कैसे इसको सेट करना है या नहीं करना है। ठीक है, मैंने आपको बैक टेस्टिंग दिखा दी पूरे चार्ट की, किस तरीके से चार्ट मूव करता है, प्लस कंपनी कितनी अग्रेसिव है, प्लस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, और इनके फ्यूचर के ग्रोथ के एस्पेक्ट्स क्या है। ठीक है, अगर स्टॉक नीचे आ जाए तो आप स्विंग करके निकल जाओ, थोड़ा सा ऊपर नीचे लो खरीदो, हाई बेचो, वो आपकी मर्जी है। आप इसको खरीद के रखो, आने वाले 5-10 साल के लिए अगर आप इस कंपनी को रखते हो तो ये कंपनी इनोवेशंस करती जाएगी, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती जाएगी। नो डाउट मार्केट में नए प्लेयर आ रहे हैं, लेकिन जो पुराना प्लेयर होता है उसकी लॉजिस्टिक्स बहुत मजबूत होती है। वो नए नए इनोवेशंस करके अपने काउंटर में अपने ब्रांड के जरिए कम प्रमोशन के अंदर ज्यादा माल बेच सकता है, क्योंकि इनको ब्रांडिंग की इतनी जरूरत नहीं है। ब्रिटानिया के नाम से ये मिट्टी भी बेच सकते हैं और कस्टमर खरीद भी लेगा, क्योंकि ब्रांड बिल्ड हो गया ना। अब तो ब्रांडिंग का यही बेनिफिट होता है, ब्रांडिंग स्टार्टिंग के अंदर बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन आगे जाके बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स देती है। तो नेट नेट यही है पूरा एनालिसिस ब्रिटानिया का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल पे आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे, जो यहाँ पे मैंने सभी आप देख सकते हैं, ये वीडियोस बना रखे हैं। आप अगर इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टेड हैं तो आप इन वीडियो को कंसिडर कर सकते हैं। मैंने डिटेल में इनके कॉन्फ्रेंस कॉल्स, इनके फाइनेंशियल्स को डिस्कस किया, फ्यूचर ग्रोथ एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया, इनकी इंडस्ट्री को डिस्कस किया हुआ है। प्लस अगर आप मार्केट में नए हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, बॉम्बे सुपर हाइब्रिड किस तरीके से ऑपरेटर हमें ट्रैप करता है, रिटेल इन्वेस्टर्स को, किस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है किसी स्टॉक में। आपको यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, किस तरीके से आप इन चीजों से बच सकते हो पंप एंड डंप में। बाकी आप सभी के कमेंट्स में पढ़ता हूँ, आप सभी अलग अलग कंपनीज के बारे में जो आप लिखते हो कि आपको उनके ऊपर एनालिसिस चाहिए, तो सबकी लिस्ट मैं बनाते जा रहा हूँ। और ग्रेजुअली टाइम लगता है एक एक स्टॉक को स्टडी करने में, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपके वीडियोस मैं जरूर अपलोड करता जाऊंगा जैसे जैसे एनालिसिस होते जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।